8 मई को यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश के नेतृत्व में अमेरिकी कैरियर समूह ने ओमान की खाड़ी को घेर लिया। दर्जनों खड़े जहाज़ों में से 2 जहाज़ बाकी सबसे अलग है, क्योंकि वे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पास के एक ईरानी बंदरगाह की ओर बढ़ रहे हैं। ये ईरानी झंडे वाले ऑयल टैंकर हैं, एमटीसी स्टार 3 और एमटीसी सेवदा, जो दोनों इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के कड़े नियमों का सीधा उल्लंघन कर रहे हैं। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की नाकाबंदी की घोषणा को 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। इस इलाके से गुजरने वाला हर व्यावसायिक कप्तान अब जलडमरू मध्य के नियमों और उनके पालन के महत्व को समझता है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो अमेरिकी युद्धपोत तैयार है, विध्वंसक निष्क्रिय है और जेट विमान बादलों में मंडरा रहे हैं। इस क्षेत्र के सभी कप्तान जानते हैं कि खतरा वास्तविक है, लेकिन सी स्टार 3 और सेवदा नहीं रुकते। वे गंतव्य की ओर बढ़ते हैं, जबकि एक अमेरिकी FFA-18 सुपर हॉर्लेट फाइटर जेट ऊपर मंडरा रहा है। संयुक्त राज्य सेंट्रल कमांड सेंटकॉम से आदेश आता है कि ईरानी टैंकरों को तुरंत निष्क्रिय किया जाए, न कि नष्ट किया जाए। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका इन जहाज़ों को पानी से बाहर उड़ाने या उन्हें समुद्र की गहराइयों में भेजने में सक्षम नहीं है, लेकिन ये दुश्मन के युद्धपोत नहीं हैं। ये व्यावसायिक टैंकर हैं जिन पर चालक दल के सदस्य सवार हैं, जो बस अपना काम कर रहे हैं और ऊपर से मिले आदेशों का पालन कर रहे हैं। अमेरिका को संदेश देने के लिए नागरिकों का नरसंहार करने या जहाज़ों को डुबोने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह उन्हें जारी रखने की अनुमति भी नहीं दे सका। कुछ ही मिनटों में FA-18-2 जहाज़ों में से पहले की ओर नीचे उतर रहा है, सटीक निशाने के साथ हमला करने के लिए तैयार है। इंजन रूम में भारी कवच है, इसलिए पायलट को सीधे प्रोपल्सन सिस्टम तक पहुंचने का रास्ता चाहिए। उसका निशाना 6 फुट चौड़ी एग्जॉस्ट पाइप है। निशाने के करीब पहुंचकर सुपर हॉर्नेट पायलट टारगेटिंग कंप्यूटर लॉक कर बेहद सटीक लेजर गाइडेड बम तैयार करता है। नेवी ये जोखिम भरा शॉट नहीं लेना चाहती थी, पर मजबूर हो गई। ठीक 10 हफ्ते पहले 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान से सीधे युद्ध किया, जिसमें देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या हो गई। आने वाले दिनों में ईरान की अधिकांश सेना नष्ट हो गई और जब विकल्प कम बचे तो देश ने होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए यातायात रोकने का कदम उठाया, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति का 20% गुजरता है। इसके बाद हजारों जहाज फंसे और तेल की कीमतें बढ़ गई, जबकि अमेरिका ने नाकाबंदी हटाने के लिए कई प्रयास किए। स्थिति 12 अप्रैल को नाटकीय रूप से बदल गई, जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति J.D. वॉन्स ने घोषणा की कि अमेरिका और ईरानी सेनाओं के बीच प्रस्तावित पाकिस्तान शांति वार्ता विफल हो गई है। दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके हैं और ये खबर ईरान के लिए अमेरिका की तुलना में कहीं ज्यादा बुरी है। उसी दिन बाद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विस्तार से बताया कि यह बुरी खबर ईरान के लिए क्या मायने रखती है। उन्होंने घोषणा की कि अमेरिकी सेनाएं आधिकारिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य का नियंत्रण अपने हाथ में ले रही है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अमेरिका ईरान द्वारा जलडमरू मध्य में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को नष्ट करना शुरू करेगा। एक दिन बाद उनकी योजना लागू हुई। सेंटकॉम ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों या तटीय क्षेत्रों में आने जाने वाले जहाज़ों को रोका जाएगा, जबकि अन्य जहाज़ों को गैर ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने की छूट होगी। एक संकीर्ण, प्रभावशाली और विवादित जलमार्ग में नाकाबंदी आसान नहीं है, लेकिन अमेरिका ने इसे संभव बनाने में पूरी कोशिश की। इसने हजारों सैनिक, सैकड़ों विमान और 1 दर्जन से अधिक बड़े युद्धपोत भी तैनात किए। इस तरह की ताकत किसी भी कप्तान या कमांडर के दिल में डर पैदा करने के लिए काफ़ी होनी चाहिए थी, जो अमेरिकी आदेशों की अवहेलना करने का विचार भी कर रहा हो। मगर विरोध शुरू होने में ज़्यादा देर नहीं लगी। हालांकि होर्मुज जलडमरू मध्य में नाकाबंदी स्थापित करने और उसे लागू करने की प्रक्रिया बेहद जटिल थी, लेकिन वास्तव में ये जिस तरह से काम करती थी वह काफ़ी सरल है। अमेरिका अपने विमानों और नौसैनिक बेड़े का इस्तेमाल करके जल मार्गों की निगरानी करता है, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी जहाज़ को देखा जा सके। अगर कोई जहाज़ देखा जाता है तो उसे चेतावनी जारी की जाती है। तर्कसंगत रूप से उन्हें उस चेतावनी का पालन करना चाहिए और फिर
आगे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होती। शुरुआत में अमेरिकी बलों ने दर्जनों जहाज़ों को रोककर उनका रास्ता बदला, जिससे लाखों बैरल ईरानी तेल का प्रवाह रुक गया। 19 अप्रैल को ट्रंप की घोषणा के एक हफ्ते बाद नाकाबंदी की पहली बड़ी परीक्षा आई। MV तुचका को सीधे ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह की ओर जाते देखा गया। ये एक पेनामेक्स आकार का कंटेनर जहाज है जिसकी कुल टन भार 66,000 टन से अधिक है और लंबाई 960 फीट से भी ज्यादा है। ये समुद्रों का विशाल दैत्य है जो दुनिया भर में भारी सामान ले जा सकता है। इस विशाल जहाज को अपनी नाकाबंदी की सीधी अवहेलना करते हुए देखकर अमेरिका अपनी स्थापित रूपरेखा का पालन करना शुरू कर देता है। गाइडेड मिसाइल विध्वंसक USS स्प्रूवंस को टस्कर को रोकने और उसे तुरंत मार्ग बदलने का आदेश देने के लिए भेजा जाता है। वह इनकार कर देता है। 6 घंटे तक नौसेना का विध्वंसक टस्कर का पीछा करता रहा, बार बार ब्रिज टू ब्रिज रेडियो के जरिए चेतावनियां देता रहा और यहाँ तक कि जहाज के आगे चेतावनी के तौर पर फायरिंग भी की। फिर भी टस्कर के कप्तान ने आदेश नहीं माने और खुद अपने दल व जहाज को खतरे में डाल दिया। घंटों बीतते हैं पर कुछ नहीं बदलता। समुद्र में 6 घंटे बहुत लंबा समय होता है और भले ही टस्कर जैसे मालवाहक जहाज धीरे धीरे चलते हैं, वे फिर भी चलते रहते हैं, हर गुजरते पल के साथ अपने गंतव्य के और करीब आते जाते हैं। अमेरिका अब और इंतजार नहीं कर सकता, गतिरोध और नहीं चल सकता। 6 घंटे की थकाऊ बातचीत के बाद भी कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर से आदेश आता है। स्प्रूवंस को ईरानी जहाज पर टस्कर पर हमला कर उसे निष्क्रिय करने की अनुमति मिलती है। अमेरिकियों से फिर संदेश आता है, पर इस बार चेतावनी नहीं, आदेश है। टस्कर के इंजन रूम में मौजूद लोग तुरंत बाहर निकले, वरना जान को खतरा है। इसके बाद अमेरिकी विध्वंसक ने 5 इंच की मार्क 45 मॉड 4 तोप से फायरिंग शुरू की। जहाज ने बेहद सटीक, लगभग स्नाइपर जैसी स्ट्राइक सीधे टस्कर के इंजन रूम पर की। सिर्फ 9 गोले, बस इतना ही काफी था। 5 इंच के गोले स्टील ढांचे को भेद कर इंजन रूम की दीवार पार करते हुए जहाज की प्रणोदन प्रणाली को चीर गए। कुछ ही सेकंड में तुस्कार पूरी तरह से रुक गया। उसे चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसने अनसुना किया और अब इसकी कीमत चुकाई। करीब आधे घंटे बाद 31वीं मरीन अभियान इकाई MEU के अमेरिकी मरीन हेलीकॉप्टर से जहाज पहुंचे। उन्होंने अपने वर्षों के प्रशिक्षण का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक अत्यंत कुशल और तेजी से की गई ऑपरेशन में जहाज के पास पहुंचकर जल्द ही उस पर नियंत्रण कर लिया। एक ही झटके में अमेरिका ने साबित कर दिया कि वह अपने नाकेबंदी को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार, इच्छुक और सक्षम है, और वह भी सबसे कुशल और सटीक तरीकों से। बमबारी या मिसाइल हमलों से नहीं, बल्कि सटीक हमलों से जो बड़े मालवाहक जहाज़ों को भी अपंग कर देते हैं। अब ये सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि असली कार्रवाई की जंग बन गई है। अब बस एक ही सवाल बचा है कि क्या ईरान के कप्तान टस्कर के उदाहरण से कुछ सीखेंगे या फिर नाकाबंदी से बचने की अपनी मूर्खतापूर्ण कोशिशें जारी रखेंगे। इसका जवाब 6 मई को मिल जाता है। ईरान ने अब भी नहीं सीखा। तुस्कार को निष्क्रिय करने के बाद कई और नाकाबंदी तोड़ने वाले जहाज देखे और रोके गए हैं। ईरान ने तो यहाँ तक कर दिया है कि वह शैडो टैंकर रणनीति अपना रहा है। ऐसे मालवाहक जहाज भेज रहा है जिनके ट्रांसपोंडर बंद है और नाम छुपाए गए हैं। उम्मीद है कि वे बिना पकड़े निकल जाएंगे। लेकिन अमेरिका हमेशा आसमान और पानी दोनों में नजर रखता है। उसकी सेनाएं होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले हर एक जहाज पर नजर रखती हैं। वे हर जहाज की बारीकी से पहचान कर उसकी हिस्ट्री, मालिकाना हक, झंडा आदि चेक करते हैं ताकि उसकी आवाजाही पता चल सके। उन्होंने अभी एक और ईरानी जहाज MT हजना को नाकाबंदी से चुपके निकलने की कोशिश करते देखा। यह एक विशाल कच्चा तेल टैंकर है जिसकी लंबाई 1000 फीट से ज्यादा है। वो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र से होते हुए ओमान की खाड़ी में एक और ईरानी बंदरगाह की ओर जा रही है। अब अमेरिकियों को ये प्रक्रिया याद हो गई है। हजना रोकने को जहाज भेजा जाता है और पहली चेतावनी दी जाती है। जहाज को स्पष्ट बताया जाता है कि वह नाकाबंदी तोड़ रहा है
और रास्ता बदले वरना परिणाम होंगे। टस्कर की तरह हजना भी मना कर देती है। चेतावनियां दी जाती है लेकिन असर नहीं करती। हजना अपने रास्ते पर रहती है और बंदरगाह के करीब पहुंचती जाती है। एक बार फिर अमेरिका के पास विकल्प नहीं है। यूएस नेवी का FA-18 सुपर हॉर्नेट USS अब्राहम लिंकन से उड़ान भरकर ईरानी टैंकर की ओर बढ़ता है। पायलट को जहाज निष्क्रिय करने का आदेश मिलता है लेकिन वह टस्कर की तरह इंजन रूम नहीं निशाना बनाता। इसके बजाय वह टैंक के प्रोपेलर के पीछे रडर को निशाना बनाता है। ऐसी शूटिंग असाधारण कौशल मांगती है लेकिन अमेरिका के पास दुनिया के बेहतरीन पायलट है जो सर्वोत्तम प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उत्पाद है। सही कोण से पास आते हुए अपने निशाने को बिल्कुल सही तरह से साधते हुए पायलट सुपर हॉर्नेट की M61A 2 वल्कन 20 मिमी मशीन गन से रडर पर कई राउंड दागता है जिससे वह तुरंत निष्क्रिय हो जाता है। हजना की ताकत बरकरार रही, उसका इंजन और जरूरी हिस्से सुरक्षित रहे, साथ ही कप्तान और चालक दल भी सुरक्षित थे, लेकिन रडर खराब हो गया और जहाज निष्क्रिय हो गया। 1000 फुट लंबे टैंकर का रडर टूटने से वह दिशा खो देता है और एक विशाल अनियंत्रित मिसाइल की तरह व्यावसायिक यातायात के लिए खतरा बन जाता है या किनारे पर फंस सकता है। सेंटकॉम चाहता था कि जहाज को अंदर से नष्ट किया जाए ताकि वह उसी जगह लंगर डालने को मजबूर हो। अब हम 8 मई पर लौटते हैं। MTC स्टार 3 और MTC सेवदा ओमान की खाड़ी में अपने रास्ते पर बढ़ते हैं। ऊपर एक नज़दीकी ईरानी बंदरगाह पर जूम करते हुए सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता हुआ FA-18 सुपर हॉर्नेट करीब आता जा रहा है। ये भी एक और चौंका देने वाली सटीक स्ट्राइक करने के लिए तैयार हो रहा है। न रडर में, न इंजन रूम या स्मोक स्टैक में। ये ऊंचे ढांचे जहाज़ों के ऊपर से निकलते हैं। अगर आप स्मोक स्टैक में झांके तो सीधे इंजन तक देख सकते हैं क्योंकि ये एक बड़ा वर्टिकल एग्जॉस्ट पाइप है। इसमें बम डालने पर वो सीधे इंजन के एग्जॉस्ट वाल्व और सिलेंडर जैसे ज़रूरी हिस्सों को तबाह कर देगा बिना जहाज़ के बाहरी हिस्से को नुकसान पहुंचाए। आज के समुद्री इंजन दबाव में बदलाव के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। इस प्रभाव से इमरजेंसी स्टॉप प्रोटोकॉल सक्रिय होकर जहाज तुरंत रुक जाएगा। ऐसी स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए आप किसी भी साधारण बम पर निर्भर नहीं रह सकते। आपको ऐसा बम चाहिए जिसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन गाइडेंस तकनीकें लगी हों। यही तो हॉर्नेट के पास है। इसमें GBU 54 लेज़र JJDAMs लगे हुए हैं। ये साधारण 500 पाउंड के बम थे जिनमें गाइडेंस सिस्टम नहीं था, इसलिए पायलट्स को बम गिराने का समय सटीक रखना पड़ता था ताकि टारगेट पर लगने की उम्मीद हो। जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन किट लगने पर ये बम मिसाइल जैसे हो जाते हैं और GPS व इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से टारगेट पर वार करते हैं। लगभग पूरी सटीकता और कम गलती की संभावना के साथ लेज़र गाइडेंस से इनकी सटीकता और बढ़ती है, जिससे ये चलते टारगेट्स को भी विश्वसनीयता से मार सकते हैं। निशाना साधते हुए सुपर हॉर्नेट पायलट बटन दबाता है, बम गिराया जाता है और फिर GBU के अपने आंतरिक नेविगेशन सिस्टम नियंत्रण संभाल लेते हैं, जो विस्फोटक को उसके टारगेट की ओर निर्देशित करते हैं। अगर बम टारगेट से थोड़ा भी चूक जाए तो जहाज की सुपर स्ट्रक्चर या डेक पर गिरकर सैकड़ों की जान ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बम सीधा स्मोक स्टैक में ही जाता है। स्टील की पाइप के कारण धमाके की लहर सीमित हो जाती है, इसलिए उसके पास नीचे जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। 3 मंजिला इमारत जैसे बड़े मरीन डीजल इंजन में 500 पाउंड विस्फोटक फटने से टुकड़े टर्बोचार्जर्स, स्टील शाफ्ट्स, सील्स फाड़ देते हैं। इंजन बंद हो जाता है, प्रोपेलर रुकता है और जहाज की सारी बिजली चली जाती है। पहले ईरानी जहाज के निष्क्रिय होने के कुछ ही मिनट बाद दूसरा भी वैसी ही हालत में पहुंचता है। फिर से सुपर हॉर्नेट से लेज़र गाइडेड हथियार दागा जाता है। ये अपने लक्ष्य चिमनी पर निशाना साधता है और उसमें घुसकर जहाज की प्रणोदन प्रणाली नष्ट करता है। कुछ मिनट पहले दोनों जहाज धीरे धीरे अमेरिकी नाकाबंदी का उल्लंघन करते हुए गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। अब उनके इंजनों के फेल होते ही उनमें से धुएं के गुबार निकल रहे हैं और उनके चालक दल लाइफ बोट्स की ओर भाग रहे हैं।
दोनों जहाज पानी में निष्क्रिय हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वे अभी भी तैर रहे हैं। इसका मतलब है कि न अनावश्यक जान का नुकसान, न मानवीय संकट, न बड़ा तेल रिसाव या पारिस्थितिक आपदा। यही स्मोक स्टैक स्ट्राइक का उद्देश्य है। ये सिर्फ अमेरिकी नौसेना की सटीकता, हथियारों या पायलट प्रशिक्षण दिखाने का मामला नहीं है। ये समुद्री नाकेबंदी की चरम स्थिति है, जिसमें एक सटीक और तुरंत प्रभावी स्ट्राइक तेल टैंकरों और मालवाहक जहाज़ों को बिना खून खराबे के रोक सकती है। मई 2026 तक सेंटकॉम के अनुसार 70 से ज्यादा टैंकरों को नाकेबंदी और हमलों के चलते ईरानी बंदरगाहों में आने जाने से रोका गया है। उन्हीं जहाज़ों में 166 मिलियन बैरल से अधिक तेल ले जाने की क्षमता है, जिसकी अनुमानित कीमत 13 अरब डॉलर है। अमेरिकी नौसेना ने $60 मिलियन के फाइटर जेट से बेड़े को पंगु किया, लेकिन बिना नौसेना क्या होगा? जब पुतिन ने $8 अरब की शैडो फ्लीट भेजी, तो यूक्रेन ने जेट्स की बजाय $20,000 के खिलौने का इस्तेमाल किया। देखिए उन्होंने ये कैसे किया। वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले द बैटलफील्ड शो में।